नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम और 26 मई 2021 की करंट अफेयर्स की कक्षा जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो लाइक करें, जैसा कि हमेशा कहता हूं, क्योंकि बहुत अच्छे प्रश्न लेकर आया हूं और डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और अगले 10 मिनट आप दीजिए ताकि आप जो है पूरे दिन भर के जो कल के करंट अफेयर्स रहे हैं उनको कवर अप कर सके। उसके बाद में आपको एक बिल्कुल फ्रेशनेस भी फील होगी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर करंट सबसे पहले सुबह सुबह हो जाए तो उसके बाद किसी तरह का कोई टेंशन नहीं रहता है, फिर आप अपना बाकी जो भी तैयारी है, पढ़ाई है, वो कर सकते हैं। तो 5 प्रश्न हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले पिछले महीने का अगर आपको करंट अफेयर्स चाहिए, अगर आपने नहीं पढ़ पाए, किसी कारण से बीमार हो गए या कुछ भी रहा, या रिवीजन करना चाहते हैं, तो गुलदस्ता समसामयिकी, जिसमें जो मैं आपको डेली क्लासेस करवाता हूँ, एक बुक का फॉर्मेट मैंने दिया है। 35 रुपये की बुक है, प्ले स्टोर पर हमारी एप्लीकेशन पर है। तो इससे प्लेटफॉर्म को मोनेटाइजिंग जो थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है कि प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने में मदद मिल जाती है और आपको ये करंट अफेयर्स इसी तरह से प्राप्त होते रहते हैं। चलिए, तो आज के पहले प्रश्न के साथ हम शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न हमारा पर्यावरण संरक्षण से ही जुड़ा हुआ है। ज़्यादातर प्रश्न इसी तरह के हैं आज। तो देखिए दोस्तों, सरकार के सामने बहुत बड़ी समस्या है एक, वो है पराली। तो पराली को जलाने की वजह से वायु प्रदूषण देखा जाता है, खास करके दिल्ली, एनसीआर और उसके आसपास के क्षेत्रों में। और सरकार लगातार उसके विकल्प ढूंढने का प्रयास कर रही है कि कैसे इस पराली का सदुपयोग किया जा सके। इससे पहले पराली को उर्वरकों में बदलने के और बहुत से प्रयास किए गए, लेकिन अब सरकार जो है, जो कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है, अर्थात ऐसे ताप विद्युत संयंत्र जिनमें कोयले का प्रयोग होता है, उनमें इस बायोमास का प्रयोग करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन गठित कर रही है। तो पराली और अन्य बायोमास जो कि बच जाते हैं अवशेष के रूप में कृषि कार्यों के बाद में, उनका प्रयोग करने के लिए एक मिशन को गठित करने की बात भारत सरकार द्वारा कही गई है। तो आइए जानते हैं क्या है ये मिशन और किस तरह से इसको अंजाम दिया जाएगा। तो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, पराली जैसी समस्या जो है प्रदूषण की, उससे निपटने के लिए ये किया जा रहा है। राष्ट्रीय मिशन के उद्देश्यों में ताप विद्युत संयंत्रों में कार्बन निरपेक्ष बिजली उत्पादन शामिल है। मतलब ऐसी विद्युत उत्पादन जिसमें जो कार्बन का जो आउटपुट है वो कम हो, मतलब कि उसके अंदर जो है बायोमास का प्रयोग करके और जो कोयले की मात्रा है उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा। और इसीलिए इसमें को फायरिंग के स्तर को, को फायरिंग मतलब कोयले के साथ में जलाई जाने वाली जो चीजें हैं, उसके स्तर को वर्तमान 5% से बढ़ा करके अधिकतम स्तर जितना हो सकता है उतना करने का प्रयास किया। तो अभी 5% जो है बायोमास और अन्य चीजों को कोयले के साथ इसमें जलाया जाता है, लेकिन आगे ये प्रयास किया जाएगा कि इसको 5% से बढ़ाया जाए। इसके लिए बायोमास पैलेट में सिलिका क्षार की अधिक मात्रा जो होती है, सिलिका भी होती है बायोमास में, ठीक है, तो उसको संभालने के लिए बॉयलर डिजाइन को और बेहतर बनाने के लिए शोध किए जाएंगे और बायोमास पैलेट और कृषि अवशेषों की आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं को भी दूर किया जाएगा। तो किस तरह से कृषि अवशेषों को वहां पहुंचाया जा सकता है, कैसे उनको सेग्रीगेट करके कोयले के साथ उनको बर्न किया जाए, ताकि जो पराली जलाने की समस्या है, क्योंकि किसानों के लिए इतना आसान नहीं होता है उन नई तकनीकों का उपयोग कर पाना या उन्हें अपना पाना, जिनकी बात हम लगातार करते रहते हैं कि किसानों को जो है डिकम्पोजर का प्रयोग करके पराली को जलाना चाहिए या फिर कुछ और तरीके, वो इतना सिंपल नहीं होता है। मैंने खुद ने प्रैक्टिकल्स किए हैं, तो वो इतना सिंपल नहीं है। इसलिए किसान एक सीधा साधा तरीका चाहते हैं, जैसे कि ईंट भट्टों को बेच दिया जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ सरसों के अवशेष को, और इसी तरह गेहूं को खड़े खेत में ही जला दिया जाता है, जो गेहूं और चावल के अवशेष होते हैं उन्हें, तो उसी को रोकने का प्रयास यहाँ पर है। ये प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि के लिए होगा और कुल 5 उपसमूह इसमें गठित किए जाएंगे जिनको अलग अलग कार्य सौंपे जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के प्रयोग के लिए ये राष्ट्रीय मिशन गठित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये भी बायोडाइवर्सिटी से जुड़ा है। हाल ही में 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय, और इसी दौरान इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड्स प्रदान किए गए। 2 संस्थाओं को और एक व्यक्तिगत ये अवार्ड दिए गए हैं। इनमें से एक संस्थान है कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान, कृपाविस, ठीक है। तो कृपाविस संस्थान जो है ये राजस्थान से जुड़ा हुआ है। राजस्थान के अलवर में जो सिलिसेड है वहां पर एक गांव है बख्तपुरा, उस बख्तपुरा गांव का ये संस्थान है जिसे इस बार इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया गया है। चलिए विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं और जानते हैं और किस किस को ये मिला है।
तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर ये अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, मैंने बताया था आपको जैव विविधता दिवस क्यों मनाया जाता है, सारी बातें हमने की। कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान ने जैविक संसाधनों के सतत उपयोग, सस्टेनेबल यूज ऑफ जो हमारे जितने भी जैविक संसाधन है, ठीक है, ऑर्गेनिक जितने भी हमारे संसाधन है, उनके सस्टेनेबल उपयोग के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा शाजी एन.एम, जिन्हें केरल का ट्यूबरमैन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ट्यूबरमैन, उन्हें पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। और नागालैंड में स्थित खोनोमा नेचर कंजर्वेशन एंड ट्रैगोपान सेंचुरी जो है, उसे जैविक संसाधनों के सतत उपयोग के लिए पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से जो हमारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है, नेशनल जो बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, उसके साथ मिलकर दिए जाते हैं। 2012 में शुरू किए गए थे। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, उसको भी इसमें सहयोगी के रूप में माना जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे इस संस्थान के बारे में। तो संस्थान की बात करें तो ये संस्थान जो है राजस्थान के अलवर के बख्तपुरा गांव में स्थित है और इसका शाब्दिक अर्थ है पारिस्थितिकी और कृषि पशुधन के विकास के लिए संगठन। ठीक है, ये इसका शाब्दिक नाम है। यह संस्थान राजस्थान में ग्रामीण देहाती समुदाय के लिए स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने की दृष्टि से पारिस्थितिकी, कृषि और पशुधन प्रथाओं की बेहतरी के लिए काम करता है। दरअसल ये क्या करता है, ये स्थानीय समुदाय के साथ में मिलकर के स्थानीय जंगल, जिनको स्थानीय भाषा में ओरण कहा जाता है, उनको बचाने का प्रयास करता है। उन ओरण जंगलों में पौधों की संख्या में वृद्धि करते हुए उन्हें लोगों के चरागाह के रूप में प्रयोग करने का प्रयास करता है। तो सस्टेनेबल तरीके से चरागाह का भी प्रयोग हो, जंगल भी बचे रहें और लोगों के पास आय का एक अलग साधन भी उपलब्ध हो सके, इन कामों को ये करने का प्रयास करता है। यह राजस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत पंजीकृत है और 1992 में इस संस्थान की स्थापना की गई है। नोट्स में पहले ही लिख देता हूं ताकि आपको जो है पहले आप पढ़ लें तो दिक्कत ना हो, मैं यहाँ लिखूं और उसके बाद बताऊं, उससे बेटर है नोट्स पहले ही आपके पास लिखे होने चाहिए। कृपाविस की बात करें तो इसने जल संचयन संरचनाएं, जो स्थानीय रूप से उपलब्ध जो जल संरचनाएं हैं, जोहड़ हो गए, स्थानीय रूप से छोटे छोटे तालाब हो गए, पुनर्भरण कुएं हो गए और जितनी भी जल तालिकाएं, इनको बनाने में समुदाय का समर्थन लिया है। और इसके अलावा ओरण जो है, जिनको पवित्र जंगल माना जाता है राजस्थान के इस क्षेत्र में, उनमें स्थानीय किस्मों के लाखों पेड़ भी इन्होंने लगाए हैं। तो कोई बाहरी पेड़ न लगा करके विविधतापूर्ण कार्य करने का प्रयास इन्होंने किया है। अगर शाजी एन.एम की बात करें तो उन्होंने अपने खेत में 200 कंद फसलों जैसे ग्रेटर यम, एलिफेंट फूट यम, शकरकंद, चीनी आलू और कोलोकेशिया का संरक्षण किया है। कंद फसलें किन्हें बोलते हैं, जिनको जमीन में उगाया जाता है। आलू और उसके वर्ग की जैसे हल्दी और इस तरह की फसलें कंद फसलें कहलाती है। ठीक है, उनका संरक्षण उन्होंने किया है। जबकि जिस अभ्यारण्य या सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, उसने भी जो है कई स्थानिक पौधों और जानवरों को निवास प्रदान करते हुए संरक्षण प्रदान किया और इसीलिए इसे भी ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये 3 संस्थाएं हैं जिनको ये पुरस्कार इस बार मिले हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, निराश नहीं होना है, लगातार बने रहना है, ठीक है, पढ़ते रहना है, क्योंकि ये ऐसे समय है, धीरज धर्म मित्र रुनारी यापद काल पर की चारी, तुलसीदास जी बहुत पहले कह गए। तो धैर्य को बनाए रखिए, ठीक है, और धर्मपूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। निश्चित रूप से समय बदलेगा और वापस से जो है अच्छे दिन आएंगे। तो अच्छे दिनों से तात्पर्य है कि हमें अपना वैकेंसी मिलेगा, हमारा एक रूटीन रहेगा और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है ऐसे समय में। कितनी भी निराशापूर्ण माहौल हो, पॉजिटिविटी ही दर्शाती है आपके सच्चे व्यक्तित्व को। देश से विलुप्त जीव चीता को नवंबर 2021 में वापस से बसाया जाएगा मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। तो दक्षिण अफ्रीका से इस जीव को लाया जाएगा। ठीक है, चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। देश में विलुप्त जीव चीता को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाया जाएगा। आखिरी चीता 1947 में छत्तीसगढ़ में देखा गया। चीता की मृत्यु के बाद 1952 में इसे विलुप्त घोषित कर दिया देश से। हालांकि विश्व में 7000 से भी ज्यादा चीते मौजूद हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फिर जनवरी 2020 में अफ्रीकी चीतों को भारत में लाने के लिए एक प्रयोग के रूप में पेश करने के लिए अपनी मंजूरी दी थी कि पहले आप देखिए क्या हैबिटाट में वो चीते रह भी पाएंगे या नहीं। ठीक है,
और ये भी पूछा था कि क्या वे पर्यावरण के अनुकूल हो सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब हम किसी बाहरी प्रजाति को किसी भी क्षेत्र में इंट्रोड्यूस करते हैं तो हो सकता है स्थानीय आबादी पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़े। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगा विलायती बबूल एक ऐसा पौधा है जो आया कहाँ से, बाहरी देशों से अनाज के साथ में, और आज विलायती बबूल एक सबसे बड़ी समस्या बन गया है, खासकर राजस्थान जैसे क्षेत्रों के पारिस्थितिकी के लिए, क्योंकि पानी की बहुत कमी है और इस पौधे द्वारा आसपास के सभी पौधों को नष्ट कर दिया जाता है और ये गहरे जमीन तक जाकर के और पानी को अवशोषित करता है। इस तरह से ये हम न केवल हमारे जो स्थानीय जो जल के संसाधन हैं उनको नष्ट करता है, बल्कि आसपास की पारिस्थितिकी को भी नष्ट करता है, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है, ना तो इसको कोई जानवर खा सकता है और ना ही इसको किसी तरह से नष्ट किया जा सकता है। तो ये देखना जरूरी हो जाता है कि क्या वो जीव उस पर्यावरण में अनुकूल होगा या नहीं होगा। और इसीलिए चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट तैयार किया गया था भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा, जिसके आधार पर इस जीव को अपने यहाँ पर वापस से स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों, कुल 10 चीतों को लाने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी। 5 मादा लाई जाएगी और अब दक्षिण अफ्रीका से इन्हें लाया जाएगा। कूनो अभ्यारण्य की बात करें तो ये देश में बिल्कुल मध्य क्षेत्र में, चंबल क्षेत्र में स्थित है। 750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है और यहाँ पर चीतों के लिए अनुकूल वातावरण, क्योंकि चीतों को चाहिए आवास और दूसरा भोजन। भोजन की बात करें तो यहाँ 4 सींग वाले मृग, नीलगाय, चिंकारा, चित्तीदार हिरण और जंगली सुअर काफी मात्रा में, इनका अक्सर चीतों द्वारा शिकार किया जाता है। तो ऐसे में उम्मीद है कि यहाँ पर चीतों को बसा दिया जाएगा, जिससे वापस से चीता जो है हमारे यहाँ पर देखने को मिल सके। जिस तरह से टाइगर प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं वैसे ही चीतों को भी बसाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न अंतरिक्ष से जुड़ा। नासा ने हाल ही में घोषणा की कि वो एक ग्रह या उपग्रह पर वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर भेजेगा, वाइपर। तो वाइपर दरअसल आर्टेमिस मिशन से पहले चंद्रमा पर भेजा जाएगा। आर्टेमिस मिशन 2024 में जाएगा, जिसकी घोषणा नासा ने की, जिसके अंतर्गत वो चंद्रमा पर एक पुरुष और एक महिला यात्री को भेजने वाला है। तो चंद्रमा पर उससे पहले 2023 में ये वाइपर मिशन भेजा जाएगा, जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है थोड़े से रिसर्च करेगा। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा चंद्रमा की सतह और उसके नीचे बर्फ और अन्य संसाधनों को ढूंढने का प्रयास करेगी। एक मोबाइल रोबोट इसमें भेजेगी। रोबोट का नाम है वोलेटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। तो आर्टेमिस मिशन का ही हिस्सा ये होगा। इससे जो डेटा मिलेगा उससे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर संसाधनों का मानचित्र तैयार किया जाएगा, ताकि भविष्य में जो दीर्घकालिक मानव अन्वेषण मिशन यहाँ पर होंगे उनके लिए डेटा मिल सके। आर्टेमिस चंद्रमा अन्वेषण कार्यक्रम के माध्यम से नासा 2024 तक पहली महिला और अगले पुरुष को चंद्रमा पर भेजेगा। इसका लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारना है। तो एक बेस स्टेशन की तरह भी चंद्रमा को आने वाले समय के लिए प्रयोग किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है हाल ही में एक नई रिपोर्ट जारी की गई है, जिसका नाम है प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट 2020। इस रिपोर्ट में दरअसल ये दर्शाया गया है कि पृथ्वी पर वर्तमान में कितने प्रतिशत क्षेत्रों को संरक्षित कर दिया गया है और अभी हमें कितने क्षेत्रों को संरक्षित करना आवश्यक है, ताकि पृथ्वी पर जैव विविधता बनी रहे। और इसके अनुसार पृथ्वी पर भूमि का 16.6% वर्तमान समय में संरक्षित क्षेत्र के रूप में दर्ज है। तो चलिए इस रिपोर्ट पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। रिपोर्ट के अनुसार यदि इस क्षेत्र में 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को और जोड़ दिया जाए तो आईची जैव विविधता लक्ष्य 11 को हम प्राप्त कर पाएंगे। ये क्या है लक्ष्य, ये भी मैं आगे बताऊंगा। तो आकार के दृष्टिकोण से 2010 के बाद से भारत के आकार का करीब 7 गुना क्षेत्र हो चुका है। मतलब जो क्षेत्र आज की तारीख में संरक्षित है ना, वो भारत के आकार का 7 गुना। क्यों? क्योंकि भारत जो है उसका क्षेत्रफल 3% से कम है, ठीक है, और 7 गुना डेफिनेटली हो गया 16.6% में। तो भारत के आकार का लगभग 7 गुना क्षेत्र ऐसा है जिसे आज तक संरक्षित कर दिया जा चुका है। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन दोनों ने 19 मई को जारी किया है। चलिए आईची लक्ष्यों पर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं एक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रियो डी जेनेरियो में 1992 में आयोजित की गई थी और उसके बाद में उसके बहुत सी जो है सम्मेलन आयोजित किए जाते रहे। इसी क्रम में जो सीबीडी है उसका 10वां सम्मेलन आयोजित हुआ था। कहाँ पर? नागोया, जो कि स्थित है जापान में। तो नागोया जापान में जो है ये 10वां सम्मेलन किया गया और इस सम्मेलन के दौरान
कुछ रणनीतिक योजना बनाई गई जिसे नाम दिया गया आईची लक्ष्य। आईची लक्ष्य के अंतर्गत कुल 5 समूहों में रणनीतिक योजनाओं को तैयार किया गया और इसमें कुल 20 लक्ष्य जो है वो निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए 2011 से लेकर के 2020 का पीरियड जो है वो निर्धारित किया गया था। अब चूंकि 2020 समाप्त हो गया है, इसीलिए ये रिपोर्ट जारी करके ये दर्शाया गया है कि इसमें कितनी प्राप्ति हमने कर ली है। तो कुल 20 महत्वाकांक्षी लक्ष्य, जिनको आईची लक्ष्य या आईची टारगेट कहा जाता है, वो निर्धारित किए गए। भारत ने भी इसी के अनुरूप जो 20 वैश्विक आईची जैव विविधता लक्ष्य है, उन्हीं के हिसाब से 12 राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य जो है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स जो है वो निर्धारित किए थे। तो आईची लक्ष्य में 11वां लक्ष्य क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस लक्ष्य के अनुसार जो है हमें 17% भूभाग जो धरती का है उस पर जो है क्या प्राप्त करना है, हमें जो है इसमें जैव विविधता के लिए इसको संरक्षित करना है। लेकिन हमने 16.64% को प्राप्त कर लिया है। 20 लाख वर्ग किलोमीटर और होते ही ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा। समुद्री क्षेत्र की बात करें तो 10% का लक्ष्य इसमें रखा गया है, जिसमें से 8% क्षेत्र को संरक्षित किया जा चुका है। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स जिस पर मैंने चर्चा की है। आपका सहयोग बना रहे, इन वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो हमारी करंट अफेयर्स की बुक है उसका लाभ उठाएं आज ही। बहुत मेहनत के साथ बनाई हुई है। आपके लिए डेली मैं अच्छे से अच्छे करंट लाने का प्रयास करता हूं ताकि मेरी तैयारी के साथ साथ आपकी बढ़ जाए। डेफिनेटली मैं अपनी तैयारी भी कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि छात्रों को इसका फ़ायदा मिले। तो बस प्रसारित कीजिए इसे सभी लोगों में। आंसर राइटिंग के लिए बहुत से वीडियोज़ में दे रहा हूँ, डेली उनका लाभ लीजिए, क्योंकि ये आपको कंटिन्यू बनाए रखता है। आप क्या है कि हम अपनी तैयारी को बीच बीच में छोड़ देते, तो वो छोड़ना नहीं है। अगर मैं रूटीन में डेली आपको वीडियो दे रहा हूँ तो आपको उन्हें डेली ही देखना है ताकि बर्डन ना रहे और डेली आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकें। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।